नाउ अगली चीज तो पढ़ते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एक काम करो, कंडक्टिंग छोड़ो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रखो। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। और हमने क्या किया, सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर जाकर ये जो डिस्टेंस है ये है d, और ये जो रेडियस है अंदर की ये है छोटा r, एंड ये तो है मटेरियल नॉन कंडक्टिंग वाला, और ये है बीच में हमने कैविटी बना दी। अब अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इसको नाम देते हैं O डैश, ये है O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O डैश, ये हमें निकालनी है, वेयर O डैश इज द सेंटर ऑफ द कैविटी। तो यहां पर वो फील्ड कितनी आएगी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और नीट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीज जो है ना, एक ये खुद के अंदर कंसेप्ट है जो कि मैग्नेटिज्म के अंदर भी आएगा, यहां भी आएगा। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, बुक में नहीं दी हुई। तो ये कहती क्या है इस थ्योरम को, सुनो। अब देखो, अब चीज क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सच दैट चार्ज Q, और इसकी रेडियस है R, तो किसी भी डिस्टेंस x पर जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, रटा हुआ होना चाहिए यार अब तक तो, KQX/R³। और रटने का सिंपल तरीका है यार, पहले स्ट्रेट जाता है फिर ऐसे जाता है, और हमें मालूम है बाहर की फील्ड ऐसी होती है एज ए 1/r² टाइप्स, अंदर लीनियर है। सो वैसे जो फील्ड होती है KQ/R² होती है। अब उसको लीनियर बनाने के लिए ऊपर x है तो बाय डायमेंशनली देख लो, R³ कर दो, सो KQX/R³ स्ट्रेट लाइन, ये हमें मालूम है। नाउ अभी मैं देखूं क्या ये यूनिफॉर्म डेंसिटी चार्ज है, नहीं है, क्यों, बीच में आ गई कैविटी। अब मैं क्या करूं, यहां पर कुछ तो चार्ज भर दूं जो कि रो डेंसिटी का हो, तो उससे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और वहीं पर एक चार्ज भर दूं जो कि माइनस रो डेंसिटी का भी हो, तो अब चार्ज कितना हो गया, 0। वंस अगेन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, बेसिकली क्वेश्चन में चेंज नहीं आया, बट ये क्वेश्चन बदल कैसे गया, एक कंप्लीट स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी माइनस रो, मुझे निकालनी है यहां पर फील्ड। तो यहां पर जो फील्ड होगी वो कंप्लीट स्फीयर की वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो फील्ड होगी, मतलब बेसिकली E at O dash will be E because of bigger sphere plus E because of cavity वाला sphere। Because of big sphere जो फील्ड होगी वो हमने क्या सीखा था, KQX/R³, where Q is the net charge। इस पर चार्ज कितना है, 4/3 πr³ इंटू रो, ये इस पर टोटल चार्ज है। सो हम बोलेंगे K 4/3 πr³ इंटू रो, KQX/R³, KQX/R³, Q होता है टोटल चार्ज, ठीक है ना, KQX/R³, वेयर X की वैल्यू क्या है, D, X की वैल्यू क्या है, D, और ये फील्ड कितनी है, आउटसाइड की तरफ है, प्लस कैविटी वाला स्फीयर। अब कैविटी वाला क्या, माइनस रो वाले स्फीयर की वजह से सेंटर पे फील्ड वो हमें मालूम है 0 होती है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 0। आंसर कितना आ जाएगा, ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कट जाएगा, रो D/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो उसके सेंटर पे कितनी आ जाएगी, रो D/3 एप्सिलॉन नॉट, D की जगह पर तुम X लिख लो इन जनरल,
इन जनरल जो हम इसको रटते हैं रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्म से रटते हैं। तो वो स्फीयर का सेंटर जितना दूर होगा अकॉर्डिंगली फील्ड आ जाएगी। अब इसके अंदर अच्छा जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, जो सेंटर पे फील्ड आई है वो किस डायरेक्शन में आई है, सेंटर पे जो फील्ड आई है वो रेडियली आउटवर्ड में आई है। तो अब पूरे स्फीयर में जो फील्ड होती है वो सेम ही निकल के आती है। अब मैं किसी भी और पॉइंट पे निकालना चाहूं, मान लो मैं बोलूं कि यहां से y डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे निकालो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। इस स्फीयर की वजह से ऐसी कुछ आएगी, उसकी वजह से ऐसी कुछ आएगी, वेक्टर एडिशन करेंगे। मालूम क्या चलेगा कि इस स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड सेम डायरेक्शन में ही है, जो सेंटर पे आती है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। सो थ्रू आउट द कैविटी द फील्ड विल कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, रो डी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कैविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, रो इज द चार्ज डेंसिटी। सो रो डी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कैविटी। ये ध्यान देना, हमने स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी ली है। अगर मैं स्फीयर के अंदर कोई दूसरी कैविटी ले लूं स्फेरिकल ना हो तो ये चीज वैलिड नहीं होगी, तो मुझे सोचना पड़ेगा उस टाइम पर कैसे, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, करो नोट्स को। आप कैविटी वाले स्फीयर के अंदर किसने बोला 0 है? अलग चीज, कैविटी वाले स्फीयर के अंदर 0 नहीं है, वो तो हमें पूछा ही गया था कितना निकालना है। यहां ये चीज है, अगर मैं इसमें प्लस रो और माइनस रो डाल देता तो माइनस रो की वजह से सेंटर पर फील्ड 0 है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी स्फीयर में कुछ चार्ज हो तो उस चार्ज की वजह से सेंटर पर फील्ड 0 आती है। तो माइनस रो की वजह से स्फीयर के सेंटर पर जो फील्ड है वो 0 है, ना कि नेट फील्ड 0 है। हां, O dash EO dash is electric field at the cavity वाला center, net electric field, net, because of this charge also and because of अंदर वाला plus rho and minus rho also. So हमने उसको ब्रेक कैसे कर दिया, ये वाला चार्ज और अंदर का प्लस रो उसको एक सिस्टम बना दिया और अंदर का माइनस रो उसको अलग सिस्टम बना दिया। सो ये वाला चार्ज और अंदर वाला रो, इन दोनों की वजह से मिलके जो फील्ड आ गई वो ये आ गई, और माइनस रो की वजह से जो अंदर फील्ड आ गई वो ये निकल के आ गई, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डन, बढ़े आगे। अगला केस तुम इसी चीज के लिए होमवर्क केस है, अब वो एग्जैक्टली सेम। सॉलिड, वंस अगेन नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अगर हमारे पास सिलेंडर है, हेलो, इंफिनिटी तक चार्ज है यहां पूरा, मतलब पूरा इंफिनिटी है, और इसके अंदर रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। एंड इन दिस केस ऑल्सो मैंने क्या किया, सेंटर से डी डिस्टेंस दूर, सेंटर से डी डिस्टेंस दूर छोटे आर रेडियस की एक इनफाइनाइट कैविटी बना दी, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी, सिलेंडर के अंदर सिलेंड्रिकल कैविटी। एंड वंस अगेन द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल कैविटी। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन एकदम सेम। इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटी में रो और माइनस रो फिल कर देना और एग्जैक्टली निकालना, सेम आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरीके से भी। तो कैविटी वाले क्वेश्चंस को जनरलाइज
वे में किस तरह से डील किया जाता है। बस वही बता, प्लस रो माइनस रो, फिर अब बात वही हो जाएगी कि सिलेंडर की सेंटर पे कितनी होती है, तो हमने सिलेंडर के लिए ड्राइव किया हुआ है, तो वहां से सिलेंडर उसमें निकल के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका बहुत अच्छा तरीका होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसे जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, मेंस में भी आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है, सेम सा क्वेश्चन एकदम। दो स्फीयर हैं ऑफ सेम रेडियस, ठीक है ना, सच दैट ये वाला स्फीयर जो है वो इसके सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर। इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस रो, और इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस रो। और तुमसे क्या पूछा गया है, ओ डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नीट में अगर ये क्वेश्चन पूछना होगा तो बोल देंगे ओ डैश पर जो फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, काम खत्म। डायरेक्शन क्या है ये तो सकते हो, तो कोई फर्क नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसे मैंने डायरेक्शन पूछा, इस क्वेश्चन की वैल्यू हो गई है अब कि 1 मिनट मतलब 20-25 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो तुम, तो तुम्हारे लिए नीट के लिए क्वेश्चन बन गया। बट अगर ये क्वेश्चन जेई मेंस में तो वैल्यू पूछ लेगा, तो वहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये जेई मेंस का हो गया। इस वाले पे रो है, उस वाले पे माइनस रो है, पहले तो डायरेक्शन बताओ ओ डैश पर, कॉमन सेंस देखते ही बोल देना चाहिए, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। थोड़ा टफ बनाना हो तो वो यहां पर पूछेंगे एग्जैक्टली मिड वे में। अब बताओ कैसे कह सकते हो, भरेंगे, हाँ तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली बोल नहीं सकते अब हम। तरीका वही है कि प्लस रो और माइनस रो दोनों भर दो। एक्चुअली क्या है, बीच में खाली कैविटी है, तो कैविटी क्या है, तो प्लस रो को एक्सटेंड कर दो, ये प्लस रो वाला पार्ट जो था उसको एक्सटेंड कर दिया, और माइनस रो वाले को भी एक्सटेंड कर दिया, ऐसे कर दिया। अब किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं फील्ड निकालूंगा, तो इस प्लस रो की वजह से फील्ड जितनी आगे जाएगी, उस माइनस रो की वजह से उतनी ही इधर आएगी, एंड द नेट वेक्टर एडिशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट पर तो राइट में होगी, इसके लेफ्ट के पॉइंट्स पर, इसके राइट वाले पॉइंट्स पर हमें सोचना पड़ेगा। और अगर एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कितना कितना है, तो पहले ओ डैश पर पूछा था, तो ओ डैश पर पूछने के लिए इस स्फीयर का मिड पॉइंट, यहां से यहां तक आर है, ये क्या है r/2, तो एक्स की जगह पर क्या देगा r/2। सो हमने अभी सीखा था के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, उसकी वजह से, और माइनस रो की वजह से भी होता ना, इंटू 2, काम खत्म हो गया। तो जेई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, बता दो अब तो, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और ये क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ एम्स के लिए भी परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम वहीं पर है। एडवांस के लिए उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एडवांस के लिए कुछ और चेंजेस लेके आने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। मतलब रो और माइनस रो ना रखकर रो और -2 रो रख दें, और फिर किसी और पॉइंट पर पूछ लें, तब चीजें हैं यहां पर। अब हमें सोचना पड़ेगा ना, अब वही था यहाँ रो और माइनस रो था, तो मैं अंदर रो भी रख दिया और माइनस रो भी रख दिया, क्वेश्चन आसान हो गया। अब वो रो और माइनस रो नहीं रखेंगे, अब वो रखेंगे रो और -2 रो। अब सोचो क्या करोगे तुम, तो अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया ना, तो अब एडवांस का क्वेश्चन भी चाहिए, सोचना पड़ेगा बहुत डेप्थ में जाकर अब, ठीक है। क्वेश्चन सेम, बट थोड़े से कितने टाइम में सॉल्व हो जाए उस पर डिपेंड करते हुए क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है एकदम। अब कर दूं, इस टाइप के क्वेश्चन कैविटी पर बनेंगे। अब अगली चीज पर आ जाओ, जो हमने पढ़ा है अब तक, गॉस लॉ वॉस लॉ, इन सबकी एप्लीकेशन है एक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
स्पेलिंग क्या थी भूल जाता हूँ यार हमेशा। GAU है ना, GUA, AU ही होगा यार। ओके, ये एप्लीकेशन क्या है, मान लो मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है, ध्यान रखना स्लैब की कभी भी इन साइड्स पर चार्ज नहीं आएगा। अब हम कंडक्टिंग स्लैब्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहली चीज पढ़ रहे हैं हम लोग चार्जिंग या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग स्लैब। एक स्लैब है, यहां से थोड़ी दूर एक स्लैब मैंने और रख दी, ठीक है, एरिया ए, एरिया ए, एरिया ए मतलब इस साइड वाला एरिया, न्यूट्रल प्लेट्स। अब मैं क्या करता हूं, इन न्यूट्रल प्लेट्स पर एक पे चार्ज रख दिया मैंने Q और एक पर रख दिया -3Q और छोड़ दिया। इस चार्ज के साथ क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कहां कहां रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। सो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये चार्ज खुद को किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, वाई। हाँ निकल के आता, कोई बात नहीं, अभी हमें कुछ नहीं आता, अभी हम स्टैंडर्ड वे में जाएंगे कि चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाए। तो हाँ स्टार्टिंग तूने क्या बोला कि ये Q था, तो मान लेते हैं यहां पर X आया, तो यहां पर कितना आया Q - X, क्योंकि ये चीज कहीं और से कनेक्टेड है ही नहीं, टोटल चार्ज तो Q ही रहना चाहिए। अब आगे अगर यहां X है तो यहां -X, Y। क्यों मानूं मैं तुम्हारी ये बात, हाँ तो यहां QX है तो यहां -X ही क्यों आया, एग्जैक्टली सेम क्यों आया, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि -X से ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मतलब मेरा क्वेश्चन का मतलब यह है कि हाँ यहां प्लस आया तो यहां माइनस क्यों आया, एक बार के लिए समझ में आता है कि प्लस चार्ज जो है माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट एग्जैक्टली सेम क्यों गया, यहां X यहां -X/2 क्यों नहीं आया, या -2QX क्यों नहीं आया, या पूरा का पूरा -3Q क्यों नहीं आया, वो मुझे प्रूव करना है। यहां X था एग्जैक्टली -X होगा, एंड आई हैव टू प्रूव दिस। तो आप देखो इसमें होता क्या है, एक गॉसियन सरफेस ले लो, कैसे, उस सरफेस का एक फेस जो है वो यहां पर है जस्ट इनसाइड द स्लैब, दूसरा फेस जो है वो जस्ट इनसाइड द स्लैब, तीसरा फेस, चौथा फेस, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, और दो साइड फेसेस जो हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने गॉसियन सरफेस ली जिसकी इस प्लेट का ये पूरा एरिया कवर हो गया और इस प्लेट का ये पूरा एरिया कवर हो गया। नाउ इफ वी एज्यूम दिस डिस्टेंस टू बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ दिस स्लैब, देन इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट, यहां पर, राइट, यहां पर, ठीक है। सो राइट होने की वजह से ऊपर से फ्लक्स 0, नीचे से फ्लक्स 0, राइट साइड वाले से फ्लक्स 0, लेफ्ट साइड वाले से फ्लक्स 0, एंड इस फेस से फ्लक्स 0 क्यों, क्योंकि ये वाला फेस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर है तो वहां फील्ड 0 है। सिमिलरली ये वाला फेस कहां पर है, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर, वहां भी फील्ड 0 है, तो इससे भी फ्लक्स 0। सो हमारे पूरे क्यूब से नेट फ्लक्स कितना है, 0। तो चार्ज एंक्लोज कितना होना चाहिए, 0, बट ऑलरेडी कितना एंक्लोज है, x, तो यहां कितना होना चाहिए, -x। सो गॉस लॉ की एप्लीकेशन हमें बताती है कि जब भी प्लेट्स लगातार लाइन से रखी हो तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ही आएगा हमेशा, जो कि आने वाला टॉपिक कौन सा है, कैपेसिटर्स, वहां हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कैपेसिटर्स की स्टार्टिंग भी है और इस चैप्टर का एंडिंग भी है, ठीक है ना। कैपेसिटर्स में चार्जिंग किस तरह से होती है, तो हमेशा फेसिंग उस पर चार्ज ऑपोजिट ही आना है। इन लॉजिक्स को ढूंढो, ये हेल्प करेंगी ये चीजें। स्लैब लिखा है ना, कंडक्टिंग स्लैब, तो ये पूरी की पूरी स्लैब है कंडक्टिंग स्लैब, अंदर का पूरा मटेरियल जो है कंडक्टिंग मटेरियल है, तो हम नहीं बोल पाते। तो इस देखो प्लेट्स पॉसिबल नहीं होती हमारे पास,
कभी भी हम चार्जिंग वार्जिंग रखेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केस हमें स्लैब्स में भी खेलना पड़ेगा, बट अगर प्लेट्स में भी खेलना पड़े तो प्लेट्स में क्या होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बातें नहीं करो, अगर हम प्लेट की बात कर रहे हैं तो एक जगह पे चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन मोस्ट ऑफ द केस जब भी हम प्लेट्स की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, प्लास्टिक की शीट उस पर चार्ज रख दिया, तो अब कुछ भी चार्ज लाने की वजह से वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, तो सेंसलेस सी बात है। जहां हम कंडक्टिंग की बात करेंगे तो वहां वो स्लैब बन जाएगी अपने आप, कि इतनी पतली हो ही नहीं सकती कंडक्टिंग वाला पार्ट। -x की वजह से भी उधर ही होगी। इस कहां पर, इस पॉइंट पे निकालूं फील्ड, इस पॉइंट पे प्लस की वजह से इधर और माइनस की वजह से इधर, नेट इधर ही आ जाएगी। डाउट कहां पर हो रहा है तुझे बता? प्लस से अवे -x की टुवर्ड्स, काम खत्म, सीधी सी बात। एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज लाइंस को दूर फेंकता है और माइनस चार्ज जो है लाइंस को खींचता है अपनी तरफ, काम करता है। क्या? हाँ देख, ये समझ लेना कि प्लस एक्स जो है वो गन की तरह है कि फेंक रहा है फील्ड को, और माइनस एक्स जो है वो कैच करने वाला। जब भी नेगेटिव आएगा ना, आसपास की जितनी लाइन जो दूर दूर से जा रही होंगी उनको पकड़ खींच लेगा अपनी तरफ माइनस, तो माइनस अपनी तरफ खींचता है फील्ड को। सो पहली चीज जो हमने सीखी, x -x q -x। अब इस पर टोटल चार्ज कितना था, -3q, तो यहां पर कितना हो जाना चाहिए, +x। ठीक है, नेट चार्ज लिख दिया हमने। अब इसमें वेरिएबल है एक, कौन सा, x निकालना भी होगा हमको। वो कैसे निकाला जाए, इनसाइड अ कंडक्टर फील्ड इज ऑलवेज 0, मतलब या तो यहां या तो यहां। अब ये ध्यान देना, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। तो अब मुझे क्या करूंगा, मैं ए पर फील्ड को 0 करूंगा। सो फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू, कौन लिखने में मेरी हेल्प करेगा, अनिमेश? ए पर फील्ड लिखेगा, कर ट्राई। देखो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो तुम माइनस साइन को भूल जाओ और हर चार्ज को प्लस मान लिया करो, मतलब एक्स भी प्लस है मेरे लिए और -x भी प्लस ही है, और हमेशा फील्ड अवे होगी। या तो इस तरह डील किया करो, जो कि मैं मेजरली ट्राई करता हूं। जैसे ये q -x है, इसकी वजह से यहां फील्ड अवे होगी, और कितनी होगी, हमने क्या किया, स्लैब्स को ब्रेक कर दिया, किसमें, शीट्स में। जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, स्लैब्स कैन बी ब्रोकन इनटू शीट्स। तो एक शीट की वजह से फील्ड कितनी होती है, σ/2 ε0। इस पर चार्ज कितना है, q -x अपॉन एरिया σ/2 ε0, और इसकी वजह से अवे है, अवे कर दो, प्लस x की वजह से भी अवे है, x अपॉन ए σ/2 ε0 प्लस, अब -x एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव है मेरे लिए तो, और -x की वजह से भी अवे फील्ड होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हाँ देख, वही चीज सुनाने वाली बात कर रहा हूं फिर से एक बार। प्लस चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है कि टुवर्ड्स होती है, अवे, और माइनस के टुवर्ड्स। सो इन दिस केस हमें नहीं मालूम कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इन जनरल जो भी चीज आएगी हम चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मानकर अवे कर देंगे। जैसे q चार्ज की वजह से यहां फील्ड कितनी होती है, r डिस्टेंस अगर है तो हम क्या बोलते थे, k q/r² अवे। और यहीं पर अगर -q चार्ज होता तो या तो मैं बोलता kq/r² टुवर्ड्स, या फिर मुझे नहीं मालूम ये चीज है क्या, मैं तो लिखूंगा k -q/r² अवे। अगर q पॉजिटिव होगा तो ये खुद निकल के आ गया कि पॉजिटिव अवे, नेगेटिव अवे मतलब टुवर्ड्स, और अगर q नेगेटिव हुआ तो खुद आ जाएगा नेगेटिव अवे मतलब टुवर्ड्स, पॉजिटिव अवे मतलब पॉजिटिव, खत्म बात। वो खुद जिसको कवर कर लेता है। तो हमेशा चार्ज को पॉजिटिव मानकर चल लिया करो। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉइंट लेफ्ट में है तो अवे, इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर लेफ्ट में है तो अवे, इस पॉजिटिव की वजह से पॉइंट लेफ्ट में तो अवे, काम खत्म। छोटी चीज है बट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज कितनी होना चाहिए, 0। अब मुझे मालूम है सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट साइन, कट गया। अब दो वेक्टर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं और इक्वल टू 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन। क्या मैं इसका डायरेक्शन उल्टा करके माइनस साइन लगा सकता हूं? तो कई तरीके हैं, या तो मैं ऐसे बोल दूं दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए तभी जीरो होंगे, या फिर मैं इनको ऐसे भी बोल सकता हूं कि वहां पर लिख दूंगा प्लस की जगह पर माइनस, ऐसे भी कर सकता हूं, सेम ही चीज है। और जैसे मैंने ऐसे कर दिया, मैं करूंगा दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, तो मैं लिख दूंगा q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस 3q प्लस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट कट गया, सो q को इधर ले आओ, 4q इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू, और जैसे ही x इक्वल टू 2q निकल के आया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q, और यहां कितना हो जाएगा माइनस q, ताकि q बन जाए। यहां 2q है तो माइनस 2q और माइनस q। सो ऐसे निकल के आ जाता है एज इफ इस प्लेट पर कितना चार्ज था q और इस पर कितना था माइनस 3q, सम कितना हो गया उनका माइनस 2q, माइनस 2q का आधा यहां पर रख दो, आधा वहां रख दो, अपने आप खुद निकल के आ जाता है। चार प्लेट्स हैं, D, 2D, 3D, एरिया सबका A, चार्ज Q माइनस 2Q, 3Q माइनस 4Q। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिख दो जल्दी से। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑल द प्लेट्स। यहां पर डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। डायरेक्टली तुम कर सकते हो, टोटल चार्ज कितना है -4 और 6, हमारे तूने गलत कर दिया, फिर -2 है वो, क्या नहीं सब 3 और 1 4, तूने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? लास्ट के 2 का सम बाय 2 क्यों नहीं, टोटल का सम बाय 2, जो 3 और 1 4 और 2 माइनस 2q, माइनस 2q कितना हो जाएगा माइनस q, 2q माइनस 2q 0 0 3q माइनस 3q, ठीक है ना। इस तरह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ऐसा नहीं लास्ट वाले का बाय 2, टोटल बाय 2 कर दिया करो, बाकी तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज ये आ जाए, मैं क्या करूं, इन दोनों प्लेट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, अब बताओ अब क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट को मैंने ज्वाइन कर दिया, अब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन लिखो, अब फर्क आ जाएगा। क्यों, हम देखो पहले तो वो शॉर्टकट है ना सम बाय 2, वो भूल जाओ तुम, वो एक अच्छा शॉर्टकट नहीं है, वो हमें याद नहीं रखना चाहिए। So, अब जैसे हम यहां x और यहां q माइनस एक्स लिखते थे, अब हम वो नहीं लिख सकते, क्यों, यहां से भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहला काम चार्ज के बारे में लिखना है हमको, किन दोनों का, कैसे कैसे करें इनका पोटेंशियल सेम, सही बात है, जो ज्वाइन कर दिया है इनका पोटेंशियल सेम रहेगा, बट कैसे करें इनका पोटेंशियल सेम, क्यों हो जाएंगे, ये किसने कहा चार्जेस इक्वल होने पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये किसने कहा, ये कोई स्फीयर तो है नहीं कि के क्यू बाय एक्स इज द पोटेंशियल, अगर दो का रेडियस सेम है चार्ज इक्वल होने पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अब देखो इसमें करना क्या होता है, स्टार्टिंग हाँ किनको, फिर इस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना होगा, निकाल ही नहीं पाएगा, वही बोलो ना, जो हम बोलते हैं ना एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना, वो पॉइंट चार्ज अगर है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना हमको आता है, प्लेट की वजह से पोटेंशियल निकालना नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है, जो कि हमने कहा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें निकालना आता था ना। अब करना क्या होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, भाई स्टार्टिंग एकदम सेम,
x, अब यहां पर q माइनस एक्स नहीं लिख सकता, तो मुझे लिखना चाहिए y, यहां x तो यहां माइनस एक्स। ये आइसोलेटेड प्लेट है तो -2q ही चार्ज रहेगा। अब ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड थी, 3q और प्लस q, 4q टोटल चार्ज होना चाहिए था, जो कि हो कितना गया यहां से x से 2q प्लस y हो गया। सो यहां आ जाएगा अब 2q माइनस y, ताकि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 4q हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा। क्यों? इनका चार्ज, इसका चार्ज का बात करेंगे ना, माइनस एक्स से ये कट रहा है, 2q 2q 4q हो गया, माइनस y से y कट गया, 4q चार्ज आ गया। अब अगर यहां पर 2q माइनस y है, तो यहां पर y माइनस 2q है, और इस पर माइनस 4q था, सो माइनस 2q प्लस y है। ये तो हो गया चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब कितने अननोन्स? 2। तो पहला अननोन कैसे सॉल्व होगा? वही कि मेटल के अंदर फील्ड 0 कर दो। सो जैसे ही यहां पर फील्ड 0 करोगे, अब देखो हमें बार बार सेम चीज नहीं लिखनी है, अब मुझे मालूम है ये प्लस है तो ये माइनस है। अगर इसकी वजह से फील्ड अवे है तो इसकी वजह से टुवर्ड्स होगी, जो कट जाएगी। सो इन दोनों की वजह से मिलके फील्ड यहां 0, इन दोनों की वजह से मिलके फील्ड यहां पर 0, इन दोनों की वजह से मिलके फील्ड यहां पर 0। जितनी इसकी वजह से अवे होना चाहिए उतना ही उसकी वजह से अवे होना चाहिए। सो डायरेक्टली y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अवे शुड बी -2q प्लस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अवे, जो कि कट जाएगा। तो यहां से आएगा 2y इज -2q, y इज इक्वल टू -q, जो हमने पहले बात की थी। तो हाँ, एक मिनट, कुछ गलती की क्या मैंने? कुछ गलती हुई है? अच्छा, 2q माइनस y होगा, तो रुक जाओ। सो -2q क्या कर रहा हूं मैं? -2q माइनस y, सही बात है, -2q माइनस y। सो -2q इज इक्वल टू 2y, और y इज इक्वल टू -q, और y की वैल्यू -q आते ही यहां कितना हो गया? -q। अब x तो हमें पता ही नहीं है अभी तक, x भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां -2 क्या हो गया, और यहां कितना हो गया? -2q ऑलरेडी था, y कितना था? -q हो गया। अब x भी सॉल्व करना है। x सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। वेरी गुड। कैसे करेंगे इसका पोटेंशियल सेम? तो अब ध्यान देना, हमने एक चीज सीखी है क्या? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है। सो अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो लेट्स से V1 और पोटेंशियल V1, और इसका पोटेंशियल कुछ तो कितना है? V2। सो या तो V1 हाई होगा या तो V2 हाई होगा। कौन सा हाई मानना चाहोगे, V1 की V2? V1। अगर V1 हाई है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है। और अगर मैं V2 हाई मान लेता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर देता। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोल दिया E1, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोल दिया E2। सुन लो अभी, अब पहले मैं E1 निकालूंगा और E2 निकालूंगा। कैसे? E1 की वैल्यू कैसे आएगी? अब देख, ये चार्ज और वो चार्ज तो ऑपोजिट है, अभी हमने बात की थी ना। ये चार्ज और वो चार्ज ऑपोजिट नहीं, मतलब सेम है, तो इनकी वजह से जो फील्ड होगी वो 0 कट जाएगी यहां पर। इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड कट जाएगी, इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड कट जाएगी। यहां पर जो फील्ड आएगी इस प्लस एक्स की वजह से अवे, और इसकी वजह से भी इधर नेट फील्ड इधर आएगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड आती है वो आती है x अपॉन ए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उतनी ही इसकी वजह से, सो इनटू 2। तो E1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी, और E2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी? इधर से इधर, तो बाकी सब कट जाएगी, सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगी। वो आएगी 2q माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये इसकी वजह से आ जाएगी। सब E1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू E2 इंटू 2d। तो यहां से आ जाएगा E1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू E2 इंटू 2d। E1 की वैल्यू x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट should be equals to 2q minus x by a epsilon naught
इनटू 2 ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, x इज इक्वल टू 4q माइनस 2x। ये क्या हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। 3x इज इक्वल टू 4q, x इक्वल टू 4q बाई 3। कुछ तो गड़बड़ी हुई है, देखते हैं एक बार। x और माइनस x, अरे हाँ सही है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सही बात, गड़बड़ी नहीं। अब यहां पर चार्ज तो रीड पहले वाला क्यों आएगा, सेम क्यों आएगा, अलग ही तो आएगा। जो भी आ रहा होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 4q बाई 3, और जैसे ही x की वैल्यू 4q बाई 3 हुई है तो अब हम क्या करेंगे, 4q बाई 3 माइनस ऑफ 4q बाई 3, यहां पर कितना है माइनस 2q और प्लस x प्लस 4q बाई 3, सो 2q बाई 3 माइनस 2q बाय 3, वहां कितना है 2q माइनस y क्या था माइनस q, सो 2q माइनस माइनस q 3q और माइनस 3q। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सिस्टम। हाँ उल्टा लिख दिया क्या, माइनस 2q बाय 3 प्लस 2q बाय 3, सही बात है। और यहां पे आ भी रहा है, यहां चार्ज डबल है तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज डबल होगी तो उस हिसाब से ड्रॉप सेम आ जाएगा, E1 is to E2 आ गया अपना। फर्स्ट एंड थर्ड का चार्ज एरिया इक्वल ही है, क्यों इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये बताओ। Why you assume the charge density to be same on the first and third plate? पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी, ये किसने कहा, ठीक है ना, नहीं कह सकते हम। हाँ इन दोनों का पोटेंशियल सेम है इसीलिए, और ऑब्वियस ही बात है अगर मैं यहां और यहां चार्ज डेंसिटी सेम मान लेता तो यहां पर फील्ड सेम आ जाती, बट यहां डिस्टेंस डबल है तो यहां का ड्रॉप डबल आ जाता है एज कंपेयर टू दिस, जो कि वैलिड नहीं होता। डन, समझे इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। हमारा मेन मकसद क्या है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए इन दोनों ही प्लेट्स का। देखो एक तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो आप पहले तो, ठीक है 6 प्लेट्स थी, 3 ये कनेक्ट कर दी, 2 ये कनेक्ट कर दी, एरिया सबका सेम है, डिस्टेंस इस बार d एंड d, 2d 2d 3d। चार्ज जो है q 2q 3q -4 -5 -6, जो प्लेट्स पर इनिशियली चार्ज दिया था। ठीक है, इनिशियल चार्ज दे दिया प्लेट्स पर, डिस्टेंस दे दिया, प्लेट्स दिखा दी। अब तुम्हें करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है इस पर। ठीक है, नोट कर लो, घर बैठ के आराम से लिखना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। अब करूं, ये तो होती हैं पैरेलल प्लेट्स, चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट्स। अब होता है चार्जिंग ऑफ स्फेरिकल सिस्टम। एक ही क्वेश्चन में सब कवर कर लूंगा मैं, ठीक है।
ओके, ध्यान दो, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए, सब कंडक्टिंग है, बी, सी एंड डी, दीज आर दी रेडियाई, ठीक है, ए बी सी एंड डी, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग शेल, इसकी इनर और आउटर रेडियस सेम है। इनिशियली इनको कुछ चार्ज दिया गया, कितना, Q, -2Q, -4Q एंड +8Q। उसके बाद क्या किया गया, सेकेंड एंड फोर्थ को तो कनेक्ट कर दिया गया एंड थर्ड वाले को ग्राउंड कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया, एंड वी हैव टू राइट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस सिस्टम। ठीक है, सो एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस केस, हमें आगे बढ़ना है। हम कैसे बढ़ेंगे इस केस के अंदर, बताओ जरा आप। तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहला काम, हाँ, तो सबसे पहले अंदर से बाहर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अननोन्स। ध्यान दो, लास्ट बेंच, इन टर्म्स ऑफ अननोन्स। सो सबसे पहले सबसे अंदर का आ जाओ, क्या ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग है, तो पूरा का पूरा क्यू चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। क्या ये किसी से कनेक्टेड है? नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। अगर इस पर क्यू आ गया तो इसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा, वाई माइनस क्यू, क्योंकि अब हम गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो क्या लेंगे, इन दोनों के बीच से पास होता हुआ स्फीयर। सो इन दोनों के बीच से पास होता हुआ स्फीयर की हर जगह पर फील्ड जीरो है, बाय गॉस लॉ ई डॉट डी एस जीरो है, मतलब चार्ज एंक्लोज जीरो होना चाहिए, माइनस क्यू। अब यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू और माइनस क्यू कितना होना चाहिए, -2Q। बकवास, एक्स आएगा कुछ, क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है बाहर से। किसने कहा इस पर चार्ज -2Q ही रहेगा, एक्स आएगा। ओके, एक्स। अब यहां पर कितना लिखूं मैं, -x बाय द वेरी सेम लॉजिक। अब इस पर कितना लिखूं, -4Q + x। वंस अगेन अटर बकवास, क्योंकि वो अर्थ है तो कितना चार्ज हो जाएगा, 0। उससे भी बड़ी बकवास, जब भी कोई चीज अर्थ से कनेक्टेड हो तो उस पर चार्ज 0 नहीं होता। इस मेथ को बाहर निकाल दो, क्या होता है उसका, परफेक्ट, उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो कुछ तो नया चार्ज आएगा, y, तो इस पर कितना हो जाएगा, -y। वेरी गुड। इस पर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज आपस में कनेक्टेड थे। इस पर 8Q था और अंदर वाले पर -2Q था, तो टोटल 6Q था, जो कि अभी कितना हो चुका है, माइनस, तो ये 7Q और -x + y, ताकि 7Q और -Q मिलकर 6Q बन जाएगा, x से -x कट जाएगा, इस -y से y कट जाएगा, काम खत्म, डन। तो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगली चीज जो आने वाली है वो क्या है, कितने अननोन्स है इसके अंदर, 2। अब यहां पर हम फील्ड 0 नहीं करते, क्यों, वो हम लोग गॉस लॉ से ऑलरेडी बोल चुके हैं, फील्ड 0 वाला कंसेप्ट वो तो कवर हो चुका है पूरा। अब 2 अननोन्स मुझे सॉल्व करने हैं, किस तरह सॉल्व किया जाए। इसका पोटेंशियल 0 और इसका पोटेंशियल सेम। देखने में आसान है बट देखते हैं कैसे देखते हैं। सो पहली चीज हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ कौन सी रेडियस है, ए बी सी डी, बी एंड डी, पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, ये लिखना है हमको। तो बताओ पोटेंशियल ऑफ बी में क्या लिखा जाए। अब बी वाले शेल पर जो पोटेंशियल है वो किस किस की वजह से है, ए वाले की वजह से कितना है, KQ/B। ओके, चार्ज कितना है, ए वाले पर Q ही था, प्लस बी वाले की वजह से कितना है, K -Q + x/B, नो प्रॉब्लम। सी वाले की वजह से कितना है, अब ध्यान देना, इसमें होता क्या है, हमने पहले सीखा हुआ है, अगर कोई शेल है, इस शेल पे चार्ज Q' है,
तो अगर किसी भी बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम ये डिस्टेंस देखते हैं, और अंदर वाले पर पोटेंशियल निकालना है तो हम इसकी रेडियस देखते हैं, ठीक है ना। सो इस पॉइंट के लिए बी के लिए जो हम बात कर रहे थे, क्यू की वजह से तो हो गया के क्यू बाय बी, इसकी वजह से भी हो गया बाय बी, और इसकी वजह से क्या होगा बाय सी। क्यों? इसके लिए इसका रेडियस चेक करेंगे और अंदर के हर पॉइंट पर सेम होगा। सो के माइनस एक्स प्लस वाई बाय सी प्लस आउटर वाले की वजह से के 7q माइनस एक्स बाय डी, उसके अंदर जो होगा, नहीं वो प्लस वाई और ये माइनस वाई कट गए आपस में, वो प्लस वाई और माइनस वाई कट गए। ये है पोटेंशियल एट बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। अब ध्यान देना, जब हम डी का पोटेंशियल लिखेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, के क्यू बाय डी प्लस के माइनस क्यू प्लस एक्स बाय डी प्लस के माइनस एक्स प्लस वाई बाय डी प्लस के 7q माइनस एक्स बाय डी। डी सबके लिए डी होगा ना, आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। तो एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, सी वाले का पोटेंशियल 0। सी वाले का पोटेंशियल बताना कितना आएगा, के क्यू बाय सी, वेरी गुड। गुड, खत्म क्वेश्चन। अब ये बस सॉल्व हो जाए तुमसे, तो वैल्यूज ऐसी दी जानी चाहिए एग्जाम के अंदर जो कि सॉल्वेबल हो। तो जब भी स्फेरिकल सिस्टम आएगा तो सबसे पहले चार्ज सिस्टम लगा दोगे, फिर जहां जहां का भी पोटेंशियल है वो लिख दोगे। अब इसके अंदर मिसकंसेप्शंस जो हमारे हैं वो थोड़े थोड़े ध्यान देना। पहला मिसकंसेप्शन, जो हम पैरेलल प्लेट्स का पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी इन सबका पोटेंशियल निकाल के बराबर कर देंगे। तो पैरेलल प्लेट्स की वजह से कभी पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हम, जो कि स्फेरिकल की वजह से निकाल लेते हैं। तो वहां तो हमें देखना है कि ड्रॉप बराबर होना चाहिए, यहां पर हमें देखना है एग्जैक्टली पोटेंशियल। यहां पर दूसरी चीज कि जिस चीज को हम अर्थ कर देते हैं उसका कभी भी चार्ज जीरो नहीं होता। मतलब हो सकता है उसका चार्ज जीरो हो सकता है, बट वो जरूरी नहीं है, वो कंसेप्ट गलत बात है कि इसका चार्ज जीरो हो जाएगा। उसका पोटेंशियल को जीरो कर दो ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द यूनिवर्स।